स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की आज की इस कक्षा में। हमने पिछले भाग में वर्णमाला प्रकरण की शुरुआत की है। अब हम जो भूमिका थी वर्णमाला की उसकी चर्चा कर चुके हैं। अभी हम चर्चा करेंगे वर्णमाला की। हमारे साथ सभी लोग ध्यान से जुड़ेंगे। वर्णमाला प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिसको अगर आपने ठीक से एक बार समझ लिया तो फिर शायद दोबारा आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा ये मान करके ही पढ़ेंगे कि दोबारा के लिए कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। वर्णमाला का तात्पर्य ये है, वर्णों की माला। जिस प्रकार से फूलों की माला बनती है उसी प्रकार से वर्णों की माला भी तैयार होती है। वर्णों के हमने पिछले पार्ट में बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो हम आज का वीडियो शुरू करें इसके पहले हम आपको दो लाइन से प्रेरित करना चाहते हैं। वे ही पढ़े खटकती जिनको असफलता की घड़ियां, वे ही पढ़े खटकती जिनको असफलता की घड़ियां, तोड़ सके जो सफलता की तड़ 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 कड़ियां, तोड़ सके जो सफलता की तड़ 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 कड़ियां। तो हम शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण है। कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। इस बात को हमें नहीं भूलना है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इसको हम चाहते हैं यहां से लिखना, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको दोबारा वर्णमाला न पढ़नी पड़े। हिंदी वर्णमाला यहाँ देखिए, वर्णमाला के भेद है दो। वर्णमाला के भेद है दो, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बहुत ध्यान पूर्वक हमारी तरफ आप जुड़ेंगे। व्यंजन है 33 और स्वर है 11। अब यहाँ देखिए, हम इसको दो भाग में विभाजित करके चर्चा करना चाहते हैं। स्वर 11 है और वो स्वर 11 हैं तो कैसे हैं, इनकी हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, स्वर के 3 भाग हैं। स्वर के 3 भाग हैं। एक तो है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। यहां देखिए, ह्रस्व स्वर में अ, ए, ओ और ये री। इसके बाद यहां पर हम ध्यान देंगे कि एक मात्रा काल का समय लगता है। ह्रस्व जो होते हैं एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व जो है एक मात्रिक होते हैं। इनको बोलने में एक पल या एक सेकंड का समय लगता है। एक बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतना ही समय ये हमारे ह्रस्व के उच्चारण में लगता है। तो अ, ए, ओ और री। इसके बाद में दीर्घ, इससे 2 गुना समय, मतलब 2 मात्रा काल का समय जहां लगेगा वहां पर दीर्घ होगा। तो आ का स्क्वायर कर सकते हैं। आ और आ मिला तो हो गया जाकर के आ और आ मिला तो हो गया आ। एक बार इसी तरीके से ई स्क्वायर करेंगे तो ई और ई मिली तो हो गई दीर्घ ई। इसी तरीके से ऊ और ऊ मिला देंगे तो हो जाएगा दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर 2 मात्रा काल का समय लगेगा और इसी तरीके से एक बनता है री। लेकिन ये हिंदी में नहीं चलता है, हिंदी में इसका चलन नहीं है। लिहाजा स्वरों में एक ये वाला स्वर जो है ये स्वरों में हिंदी में शामिल नहीं होता है। अब यहां हम देखेंगे संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर के लिए हम ध्यान देंगे ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ और ओ, औ संयुक्त इसलिए हैं, संयुक्त इसलिए हैं कि इनका जो तैयारी हुई है, इनकी ये कैसे बने हैं, इसे समझने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ए जो बना है आ और ई के मिलने से बना है।
ए जो बना है आ और ई के मिलने से बना है, इसी तरीके से जो अय बना है, अय में आ और ए मिल करके अय का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे आ और उ मिल करके ओ का निर्माण हुआ है, और आ और ओ मिल करके औ का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि ए जो संयुक्त है, अ संयुक्त स्वर है, ओ संयुक्त स्वर है और औ संयुक्त स्वर है। तो कैसे है इसे समझने के लिए आपने देखा कि जो ए बना है, ए में दो वर्ण है, आ है और ई है। इसी तरीके से अ में आ है और ए है। यहाँ पर ओ में आ और उ है, औ में आ और ओ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने अभी यहाँ चर्चा की थी, ये मूल स्वर भी कह सकते हैं, ह्रस्व को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम मूल स्वर भी कह सकते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे, जो बोर्ड पर हम आज अभी यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। आप जब पेपर देखेंगे तो पेपर में सीधे आपको यहीं से मिलेगा कि ह्रस्व स्वर बताएं, इनमें से चार में से कोई एक होगा। दीर्घ में से जब बात आएगी तो आ, ई, उ और संयुक्त स्वर जो है ये भी दीर्घ स्वर के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनको संयुक्त स्वर को अलग करके चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि संयुक्त में ए, आ और ई, ए, आ और ए, ओ, आ और उ, औ, आ और ओ मिलकर के ओ हो गया। अब यहाँ आपने देखा कि स्वरों की संख्या जो 11 है वो कैसे मिलती है हमको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर दीर्घ की जब बात करेंगे तो दीर्घ स्वर जो है यहाँ से लेकर के नीचे तक के जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हैं, इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। और जब बिल्कुल सेपरेट दीर्घ स्वर पूछेगा तो आ, ई, उ है, और संयुक्त स्वर जब पूछा जाएगा तो आप यहाँ जवाब दे सकते हैं ए, ऐ, ओ, औ। अब ए किसी के अंतर्गत आता है अयोग वाह। यहाँ देखिएगा अयोग वाह, अयोग वाह कौन होते हैं? अयोग वाह देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, अंग और आहा, अंग और आहा। अयोग वाह की संख्या 2 है, यहाँ पर स्वरों की संख्या 11 है। तो अयोग वाह जो 2 हैं इसे हम अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। अब आप देख लीजिए, अब हमने स्वर का जो चैप्टर था वो लगभग पूरा किया। अब हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन में जब हम चलेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे हमने स्वरों के भेद किए उसी तरीके से अभी आपने देखा कि स्वरों के भेद हैं 3। स्वरों के भेद कितने हैं? 3 है। याद रखना है, स्वरों के भेद 3 है, स्वरों के भेद 3 है। अब आप देखिए व्यंजन के भेद इसी तरीके से। व्यंजन में पहला होगा, पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आप देखेंगे कि कितने वर्ण मिलेंगे? 25 वर्ण आपको मिलेंगे स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन। दूसरा नाम इनका वर्गीय व्यंजन भी है। वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे। पहले आएगा क वर्ग। देखिए वर्गीय व्यंजन हमने कहा तो क वर्ग, फिर है च वर्ग, च वर्ग के बाद में आएगा क च ट वर्ग, ट वर्ग के बाद में आएगा त वर्ग, और ता वर्ग के बाद में आएगा प वर्ग। अब यहाँ पर आप देखेंगे प वर्ग। तो इसे याद करने के लिए हिंदी वर्णमाला आपको कैसे याद होगी, इसे समझने के लिए आपको हम बताना चाहते हैं। का से कचोटता और चा से क च कचोट ता, कचोट ता, और ये हो गया प्यार। हिंदी वर्णमाला आपको कचोटती रहती है। बस ये मान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हिंदी वर्णमाला को जब आप याद करने के लिए आप ये ध्यान करेंगे कि हिंदी वर्णमाला हमें कैसे
कैसे प्यार करते हैं हम लोग हिंदी वर्णमाला को, तो कचोट ता प्यार, क च ट त पा। एक ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं कचोटता प्यार। तो ये वर्ग आपको पूरा क्रमबद्ध तरीके से याद रहेगा, हमेशा इस वर्ग में ही आमतौर पर गलतियां होती हैं। अब आप देखेंगे का वर्ग में हमें मिलता है का, ख, ग, घ और ये अंगा, का खा ग घ अंगा। फिर च वर्ग में च, छ, ज और ये झ, ये य, च छ ज झ य। फिर ट, ठ, ड, ढ और ये हणा, टा ठा ड ढ णा। फिर ता, थ, द, ध और ये न। पा, फा, ब, भ और ये म, पा फा बा भा म। अब आप देख सकते हैं हमने अभी कहा था कि इनकी संख्या 25 है, तो आप देख लीजिए ये वर्ग है 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ देख लेंगे 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग के प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण हैं, तो हमारे पास यहाँ 25 जो हमने स्पर्श व्यंजन आपको बताए थे वो स्पष्ट हो गए। ये 25 स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा पार्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होंगे ये आपको ध्यान देना है। इनकी संख्या होती है 4। देखिएगा इनकी संख्या 4 है और इन्हें हम कहते हैं या, र, ल और ये व, यारा लावा। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है और इन्हें हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। अर्ध स्वर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि संस्कृत में एक सूत्र आता है इको यणचि, ई का या हो जाता है, तो ई का या जो हो जाता है तो यहाँ पर एक फार्मूला जब हम चर्चा करेंगे तो और टॉपिक बढ़ जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पर सीधे आपको बताना चाहते हैं कि अंतस्थ का दूसरा नाम या अंतस्थ को हम दूसरे तौर पर बोल सकते हैं अर्ध स्वर। यहाँ पर तीसरा पार्ट इसका है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ये ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आप देख सकते हैं बोलने से ही पता चलता है आपको, शा शा मतलब ऊष्मा, हमारे मुंह से जब बोलने में ऊष्मा ज्यादा निकले तो ऊष्म व्यंजन आएंगे और ऊष्म व्यंजन का पहला वर्ण जो होगा तालब्बी सा होगा और दूसरा वर्ण जो होगा वो मूर्धन्य सा होगा और तीसरा वर्ण जो होगा वो दंती सा होगा और चौथा वर्ण होगा श श श हा। तो इनकी भी संख्या कितनी आपने देखी? इनकी भी संख्या 4 है। इनकी भी संख्या 4 ही है। अब आपने देखा कि ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 हमने देखी और ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी भी कह सकते हैं। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम हम संघर्षी भी कह सकते हैं। इन्हें हम संघर्षी भी कह सकते हैं या कहते ही हैं। आप ये समझ लिए संघर्षी। संघर्षी, संघर्षी जो है आप अब आगे देखेंगे कि अगला जो आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होंगे? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं? यहाँ देखेंगे इनकी भी संख्या 4 ही है। पहले है छ, तो छ जो बना है वो कौन कौन से वर्ण से मिलकर के बना है? का और मूर्धन्य सा, का और मूर्धन्य सा मिलकर के बना है छ। और उसके बाद में है छ के बाद है त्र, छ के बाद में है त्र, तो त्र जो बना है वो ता और रा मिलकर के बना है ता और रा मिलकर के बना है त्र। और उसके बाद में ज्या, ज्या बना है जा और या मिलकर के, जा और या मिलकर के ज्या बना है छत्रंज्या, छत्रंज्या और ये स्रा, स्रा बना है तालब्बी सा और तालब्बी सा और रा मिलकर के बना है स्रा। आपने देखा
कि संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन है इनकी भी संख्या 4 ही है, इनकी भी संख्या 4 है। तो अब आप गिनती कर सकते हैं 11 2 13, 13 और 25, 13 और 25 38, 38 और 4, 38 4 42 और 42 4 46, 46 4 50। हमने यहाँ पर आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो 52 वर्ण के अंतर्गत आप ये ट वर्ग है, इस ट वर्ग के अंतर्गत देखेंगे कि ये ड और ढा जो लिखा है इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ड और ढा को हमने बाहर निकाला और इनका नाम हम दे देंगे, एक नीचे इनके बिंदी लगा देंगे और बिंदी लगाने के बाद इनका हम नाम दे देंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। और इन्हें हम फेंका हुआ भी कह सकते हैं, फेंका हुआ, फेंका हुआ इसलिए कि यहाँ पर ये इसी वर्ग से जैसे निकले हैं, इस वर्ग से निकाल के बाहर फेंक दिए गए, तो ये 2 हो गए, इनकी संख्या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 हो गई। तो अब हमने जो आपको 50 अभी गिनती करके दिखाई थी, 50 वर्णों के बाद ये 2 निकाल के हमने यहाँ पर लगा दिया तो हो गए हमारे 52 वर्ण। तो हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है मुख्य रूप से वो आपके सामने आ चुके हैं। अब हमें नहीं लगता है कि इसमें और भी कुछ आगे कुछ बताने की आवश्यकता बची। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है, हम आपको और बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये चंद्र बिंदु है, इस चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक, 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 जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख नासिका से हो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। मुख नासिका, मुख नासिका से जिनका उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार, अनुस्वार ये जो ऊपर बिंदी लगी होती है शिरोरेखा के, इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार के बाद में एक है, 2 बिंदी आपको ऐसे दिखती हैं, ये विसर्ग है, हमने पूर्व में भी बताया है, और ये विसर्ग हो गया। तो अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब मुख नासिका से बोले जाने वाले अनुस्वार, और ये विसर्ग। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो हा के तरीके से होता है। कहीं पर भी जैसे अतः, तो आपने देखा ये विसर्ग लगा दिया गया, इसका भी उच्चारण अतः के जैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि व्यंजन वर्णों में हमने स्पर्श, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन देखे। और इसके बाद आपने देखा एक चिन्ह आता है हल चिन्ह। हल चिन्ह जो आता है ये किसी भी वर्ण को स्वर रहित करने के लिए, जैसे ये व्यंजन दिया है का को स्वर रहित करने के लिए यहाँ पर जो ये चिन्ह लगाया जाता है इसे हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह कहते हैं, ये किसी भी वर्ण के नीचे लगा देते हैं तो ये स्वर रहित हो जाता है और इसका स्वर बाहर निकल जाता है। और जब इस पोजीशन में आप देखते हैं तो ये स्वर सहित है, यहाँ स्वर रहित हो गया। इसी तरीके से खा में भी आप देख सकते हैं, खा में हम जब खा को स्वर रहित करेंगे तो हलंत लगाना पड़ेगा, और जब स्वर सहित होगा तो हलंत इसमें लगा, अंदर से ही ये इसके आ समाया हुआ होगा। तो आपने देखा इसे हमने हलंत स्वर कहा, हलंत, हलंत ये है हलंत। हलंत नीचे जो लगा होता है तिरछी रेखा, इसे हलंत कहते हैं। तो आपने देखा हिंदी वर्णमाला में जो 50 वर्ण है, एक बार हम फिर से आपको जल्दी से रिवीजन कराना चाहते हैं। वर्ण, वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या जहां 11 है, व्यंजन की संख्या वहीं 33 है। अब आप देख सकते हैं स्वरों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत वैसे आते हैं। प्लुत में हिंदी में प्लुत का प्रयोग नहीं होता है, प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। प्लुत जो है जैसे रा और 3 लगा हुआ है, किसी भी वर्ण के आगे अगर 3 अंक लिख दिया जाए
तो हो जाएगा राम। तो मतलब ये हुआ कि जब हम कभी किसी को दूर से बुला रहे होते हैं तो प्लुत ध्वनि ही निकलती है। जैसे हमने कहा कि श्याम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, इसी तरीके से ओम भी प्लुत ध्वनि है। ओ और ओ के आगे ये 3 बना दिया गया अंक और ये अंत में म, तो ओम भी प्लुत है। लेकिन इनका प्रयोग आमतौर पर अगर देखा जाए तो संस्कृत में होता है, हिंदी में प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में प्लुत जो है गिनती में नहीं आएगा, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है। प्लुत जो है संस्कृत का वर्ण है, प्लुत का प्रयोग संस्कृत में ज्यादातर होता है, लेकिन हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्णमाला में इसका यहाँ पर कहीं चर्चा नहीं होती। तो स्वर है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आपने देखा ह्रस्व स्वर जिन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं, अ ई उ री, तथा दीर्घ स्वर आ ई उ। यहाँ पर जो री है, री का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्रॉस लगा दिया। इसे और ठीक से काट सकते हैं। संयुक्त स्वर ए ओ औ। अब आप देख सकते हैं कि संयुक्त स्वर में कौन कौन से स्वर और मिले हुए हैं। तो ए में आ और ई मिलकर के ए बन गया, ऐ में आ और ए मिलकर के ऐ बन गया, और ओ में आ और उ मिलकर के ओ बन गया, तथा औ में आ और ओ मिलकर के औ बन गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए अयोग वाह, अयोग वाह, आ माने नहीं, योग माने जोड़ना, वाह मतलब वहन होना। तो कुल मिलाकर के अयोग वाह न स्वर है न व्यंजन है, अयोग वाह न स्वर है न व्यंजन है, ये हमेशा स्वरों पर ही वहन होते हैं। कैसे वहन होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे गंगा। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यंजन पर मतलब गा पर लगा है अनुस्वार, लेकिन ये गा पर नहीं है। इसे जब आप स्वर रहित करेंगे तो आप देख लीजिए, ये गा में हमने हलंत लगाया और इसका आ हमने बाहर निकाला, तो आप देख सकते हैं कि ये गा पर नहीं लगा है अनुस्वार, ये अनुस्वार इस ह्रस्व आ में लगा है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। इस गा में जो आ छिपा हुआ है उसके ऊपर ये अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुस्वार और विसर्ग हमेशा किस पे वहन होते हैं, वहन होते हैं स्वरों पर, लेकिन स्वरों में गिने नहीं जाते। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्वर हो गए 11 और अयोग वाह हो गए 2। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। सबसे पहले हमने देखा कौन कौन से व्यंजन है, तो आप देखिए यहाँ पर व्यंजन में पहले नंबर पर आया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसमें पहला वर्ग जो है, जो ये वर्ग है क च ट त प, इसे याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई, कचोटता प्यार, इसे याद रखिए। और आगे एक बात और हम बताना चाहते हैं, जो ये अंतिम 5 अक्षर हैं वर्ग के, ये अंतिम 5 अक्षर जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें पंचमा अक्षर कहा जाता है। और यही पंचमा अक्षर, ये 5 अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यही पंचमा अक्षर, ये 5 वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आप देखिए कैसे इनका प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, संबंध। संबंध देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है अनुस्वार सा के ऊपर लगा है तो माँ बोल रहे हैं सम, और बा के ऊपर लगा है तो हम बोल रहे हैं न। तो संबंध दोनों को देख रहे हैं, एक जैसे दिख रहा है और बोला जा रहा है अलग अलग। इसी तरीके से यहाँ हम ये इसका एक फार्मूला आपको बताना चाहते हैं कि हम इसमें कौन सा वर्ण बोलेंगे, ये वैज्ञानिक रूप से है, यहाँ अपने आप से कोई चीज नहीं हो रही है। इस जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होगा वो कौन सा बोला जाएगा, उसे देखने के लिए उसके ठीक आगे का हम देखेंगे वर्ण। इसके ठीक आगे का जो वर्ण है वो बा है, और बा जो है किस वर्ग का है हमें देखना है। बा जो है पाफा बाबा माँ, पाफा बाबा माँ, बा है पा वर्ग के अंतर्गत, और पा वर्ग में अंतिम पंचमा अक्षर क्या है, माँ है। इसलिए ये जो माँ है यही माँ अनुस्वार होकर के यहाँ पर लग गया इस सा के ऊपर, तो इसका उच्चारण माँ के रूप में हो रहा है सम। सम, सम के बाद में बा के ऊपर भी अनुस्वार लगा है। अब यहाँ पर इसको ना क्यों बोल रहे हैं, सम बन, यहाँ पर ना क्यों बोल रहे हैं, ना के लिए हमें देखना होगा इसके आगे का ठीक वर्ण, ये जो धा लिखा हुआ है
ये धा जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ता था दाधा ना, ये धा जो है ता वर्ग के अंतर्गत है, ता वर्ग के अंतर्गत है धा। और यहाँ पर ये इसका पंचमा अक्षर जो है ना है, तो ये पंचमा अक्षर जो ना है यही अनुस्वार के रूप में प्रयोग होकर के यहाँ पर लग गया, तो ये हो गया संबंध। इसी तरीके से एक उदाहरण हमने अभी नीचे आपको दिया था गंगा। गंगा में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर गंगा आपको ऐसे लिखा मिल जाता है और कहीं कहीं पर आप देखते होंगे गंगा आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। ये देखिए, ये इस तरीके से आपने देखा होगा गंगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। कैसे सही है इसे समझने के लिए आप देखेंगे, इसे समझने के लिए आप देखेंगे यही वाला फार्मूला कि यहाँ पर जो अंतिम इसके जो ये अंग है, ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार जो है किस वर्ण के बाद लगा है, किस वर्ण का है, तो ये गा वर्ग है। यहाँ पर गा कौन सा वर्ग है, गा अक्षर किस वर्ग का है, तो गा अक्षर का वर्ग के अंतर्गत आता है। गा जो है का वर्ग के अंतर्गत आता है। और यहाँ देखिए इसका पंचमा अक्षर, यहाँ पर गा हमने देखा किस वर्ग का है, का वर्ग का है, और का वर्ग में का खा गगा अंगा, ये पंचमा अक्षर जो है यही अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है गंगा। तो चाहे हम ऐसे अनुस्वार लगा करके लिखें, चाहे हम यहाँ पर इसका पंचमा अक्षर ही लिख दें, और कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ये भी सही है। तो आज के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने ये हिंदी वर्णमाला आपको बताई है इससे आप संतुष्ट हुए होंगे। और यहाँ पर मैं चाहता हूं कि एक बार मैं इसकी स्क्रीन से हट जाऊं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और इसे समझने में अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें बताइएगा, हम दोबारा से इसे पुनः बता देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब कोई भी टॉपिक आपका हिंदी वर्णमाला से संबंधित शायद नहीं बचा होगा। बहुत ज्यादा हिंदी वर्णमाला पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अब हम सीधे प्रवेश करना चाहते हैं शब्दार्थ वाले पोर्शन में, जो सीधे लिखा हुआ है जो पाठ्यक्रम में। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा शब्दार्थ का। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।